हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का एम ये है कि हम लोग क्वेश्चन वैसे पिकअप करेंगे जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या उनके आने के चांसेस हाई हैं, यानी वो आपकी बार जो सिलेबस चेंज हुआ है रेडियो सिलेबस उसके हिसाब से वो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गए हो, या तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि कई बार मतलब बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है या तो उसका फॉर्मेट चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए नस्ट इक्वेशन है, वो लगभग हर दूसरे साल या हर साल रिपीट होती है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। मगर क्या है, बस में या तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे या तो जो इलेक्ट्रोड्स है उसका मटेरियल चेंज कर देंगे। जैसे जिंक की जगह कॉपर यूज कर लेंगे, जिंक कॉपर का या सिल्वर कॉपर का, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है बोला डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी वाला ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट में और दिल्ली 2014 में पूछा है। मोलर कंडक्टिविटी का जो क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया 2014, दिल्ली 2009, 11, 14 एंड 16 में पूछा है, एंड सेम विद द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कंडक्टिविटी क्या होता है, फर्स्ट टर्म से कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी क्या होता है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली यहाँ पे हम डील कर रहे हैं सेल के साथ। ठीक है, तो लेट्स से हमने एक सेल लिया, ठीक है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाला है। अब हमने मेक श्योर किया कि इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों प्लेट्स का। ठीक है, इसको हमने डिप किया है एक इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते हैं कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, है ना, जो कैरी करता है चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड को हमने इस वे में डिप किया है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे रॉड की शेप में डिप कर सकते हैं, बट हम समझाने के लिए सिर्फ इसको थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया। अब इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये करेगा, ये कंडक्टिविटी करेगा। यानी यहाँ ये जो करंट है, जो करंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आ रही है आई करंट जो है वो यहाँ से आ रही है, उसको इस पोर्शन से लेके यानी एक इलेक्ट्रोड से लेके दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाएगा। ठीक है, ये काम किसका है, सोल्यूशन का यानी इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि बना है लेट्स से अगर कोई एग्जांपल ले जनरल, पानी में अगर हम नमक मिला देंगे तो आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, NaCl Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। अब यही चार्जेस जो होते हैं यही लेके जाते हैं करंट को, बिकॉज हम करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लो करेगा जो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी फ्लो करते हैं उसी को हम बोलते हैं करंट। यहाँ पे कौन लेके जा रहा है करंट को, ये आयंस, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है ना, तो ये लेके जाएंगे। अगर हम बोलें सिंपल प्योर पानी है तो वो कंडक्टिविटी नहीं करेगा, बिकॉज में कोई चार्जेस होते ही नहीं है ना, तो यहाँ पे चार्जेस लेके जा रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जनरली we take 1 centimeter square area of electrode separated by 1 centimeter distance। ठीक है, it is denoted by K and SI unit is साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो किसी कोई नीड नहीं थी, ये तो बस ऐसे हम बता दिए इन केस मान लो क्वेश्चन बन जाता है तो उसके लिए। सो कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, यानी वो कितना इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करने देगा, कितना, जब हम उसका इलेक्ट्रोड का एरिया लेंगे 1 सेंटीमीटर का, उसको डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस सेपरेट करेंगे, 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी को हम फॉलो करें तो एनसीईआरटी में लैम्डा एम से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी क्या है, अब देखो ये इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, लेट्स से हमारे पास दो सेल हैं कंडक्टिविटी सेल हैं, और दोनों को हमने इलेक्ट्रोड से में डिप किया है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड से वो कंडक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सेल है, दोनों सेल का लेट्स से साइज भी सेम है, यानी उनका जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है दोनों के केस में, और दोनों का ही एरिया कितना इलेक्ट्रोड का, दोनों के इलेक्ट्रोड का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दोनों में हमने इलेक्ट्रोलाइट भी सेम डाला है, लेट्स से दोनों में डाला है नमक पानी NaCl+ H2। अब अगर हम पूछें और दोनों में वॉल्यूम जो है NaCl का वो भी सेम है, लेट्स से नमक पानी का जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है दोनों में, लेट्स से 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, चाहो तो थोड़ा कुछ और एज्यूम कर सकते हैं जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है, अब सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में, इसलिए वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर में ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे इन दोनों में से कौन सा सेल, जैसे इसका नाम है सेल ए, इसका नाम है सेल बी, कौन सा सेल कंडक्टिविटी ज्यादा करेगा, तो आपके दिमाग में आंसर आएगा कि दोनों में सेम जब कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ सेम है तो वहाँ पे मतलब साइज भी दोनों का सेम है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, सारी चीज सेम है, तो ऑलमोस्ट तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं होता। अब देखो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे सपोज हमने जो वाटर लिया है दोनों में लिया है 90 या 100 सेंटीमीटर क्यूब का, 100 सेंटीमीटर क्यूब का दोनों में वॉल्यूम का पानी लिया, मगर इसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून नमक NaCl, और इसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून नमक, ठीक है, NaCl। दोनों में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दोनों में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, है ना, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, यानी जिसको हम मिला रहे हैं वो अलग अलग मिला रहे हैं। अब जिसमें ज्यादा NaCl है ऑब्वियसली वो कंडक्टिविटी ज्यादा करेगा, है ना, यानी इसका मतलब जो ए सेल है वो ज्यादा कंडक्टिविटी करता है, बी सेल कम कंडक्टिविटी करेगा। तो ये हम मेक श्योर करने के लिए कि हाँ कि दोनों सेल का कॉन्सेंट्रेशन मैचेबल हो, यानी दोनों को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये जानना जरूरी है, खाली उसका वॉल्यूम या तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाला है, उसका नेचर क्या है, ये सब सफिशिएंट नहीं है, वॉल्यूम वगैरह। यहाँ पे हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि कितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें कितना मोल ऑफ सोल्यूट है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ज्यादा एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए, इसमें NaCl का अगर मास 2 ग्राम स्पून, यानी इसकी जो भी मास होगा 2, जैसे 2 टेबल स्पून का मास है, लेट्स से एज्यूम करें NaCl 23 और 55, लेट्स से 2 टेबल स्पून का जो है वो है 110, ठीक है, ग्राम वेट, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इसका हम तो इसका आधा ही, तो ये जगह 55 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम निकालें तो अगर देखिए यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है NaCl का 55 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 55 35.5 प्लस 23 58 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हम 55 मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली, रफ कैलकुलेशन करें समझने के पर्पज से, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 1 मोल, ये आएगा ऑलमोस्ट 2 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है इसलिए कनेक्टिविटी ज्यादा है, या नंबर ऑफ मोल्स कम है इसलिए कनेक्टिविटी कम है। ऑल दो बीइंग सेम इन साइज, उनका साइज सेम है, उनका वॉल्यूम वगैरह भी सेम है, सब कुछ सेम, मगर स्टिल उनमें क्या है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। तो ऐसा ना हो किसी सेल के साथ, इसको मेक श्योर करने के लिए हम क्या लाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये क्या बोलता है, वही सेम चीज कि कंडक्टिविटी जो करना है वो वैसी रहे, बस इसमें क्या हो, इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट में जो सॉल्यूट डाल रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल हो, उसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। एक सेकंड इसको हटा देते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ electrolytic solution placed between 1 centimeter square area of electrode separated by 1 centimeter डिस्टेंस, ठीक है। तो वही चीज है, बस क्या है, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, यानी 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो कितनी कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा अगर उसको हम 1 सेंटीमीटर दूर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले इलेक्ट्रोड के बीच में रखेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है, फिक्स हो जाता है एक चीज, जैसे यहाँ पे एरिया फिक्स है तो कंडक्टिविटी इसी के बीच में होगी, क्योंकि देखो इनकी इस कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ होना है तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स होंगी हमको सिर्फ उसी की कनेक्टिविटी से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इलेक्ट्रोड का एरिया सेम है, और इसका साइज कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए इसको हम प्लीज कैलकुलेशन को सही रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, इसका 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। तो डिफाइन करते हैं इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना ऑफ इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस डिनोटेड बाय लैम्डा m। SI यूनिट इसकी जो होती है, SI यूनिट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है, समझ में। अब लास्ट चीज जो है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा m नॉट, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ठीक है अगर हम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालना चाहते थे तो उसके लिए हमने कंडक्टिविटी निकाला यानी के, ठीक है, हमने के निकाला। समझ में आता है कंडक्टिविटी निकालने के टाइम में थोड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि एक मतलब सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमने प्लेस किया है ना, एक सेम वॉल्यूम ऑफ सेल के बीच में, बट स्टिल उनकी कंडक्टिविटी मैच नहीं कर रही, बिकॉज एक में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा था, एक में नंबर ऑफ मोल्स कम था। तो इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मगर इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जरूरत क्यों पड़ी,
मतलब ठीक है, सफिशिएंट था, कंडक्टिविटी निकाले, फिल करके लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाले और उससे कंपैरिजन इजी हो गया। बट स्टिल यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये हम इसलिए करते हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी हमने इसलिए लाया ताकि हमको इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ पता करने में आसानी हो, यानी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना ज़्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला NaCl है हमारे पास, ठीक है, और MgCl2 है, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, यानी पानी में मिला दोगे तो दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यानी NaCl भी आयनिक फॉर्म में जाता है और MgCl2 भी आयनिक फॉर्म में जाता है, यानी जब ये टूटेगा तो आयंस बनेगा, आयंस मतलब चार्ज वाले पार्टिकल, NaCl और ये बनेगा Mg+ और Cl2Cl-। तो देखो दोनों आयंस में टूटेंगे, दोनों ही कंडक्टिविटी करेंगे, यानी इन दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंडक्टिविटी करने की, स्ट्रेंथ मतलब कि कौन अच्छे से बेटर कंडक्टिविटी कर सकता है। तो उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन आता है ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता कैसे चलेगा, देखो हमारे पास लेट से एक सेल है, ठीक है, एक सेल है या दो सेल है लेट से, तो उसमें हमने वही सेम चीज़ किया, यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रोड डाला, ठीक है, और इसकी कनेक्टिविटी मेजर कर रहे हैं बाहर से रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करके, बिकॉज कनेक्टिविटी की क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, ठीक है। रेजिस्टिविटी हम निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी देखो R=ρ L/A होता है, लेंथ इसका हमने फिक्स करके रखा है 1 सेंटीमीटर, एरिया इसका हमने फिक्स करके रखा है, तो ये तो फिक्स है। रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई एल, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो एरिया निकल जाएगा, और सॉरी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, एरिया पता है, एल पता है, तो रेजिस्टिविटी मिल जाएगी, और रेजिस्टिविटी के लिए यहाँ डाल देंगे तो कंडक्टिविटी मिल जाएगा। तो बेसिकली कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सपोज हमने कुछ डिवाइस वाइस लगाया है और इससे हम मेजर कर रहे हैं कंडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। और इसमें जब हमने डाला, इसमें सपोज 1 मोल NaCl है, उसमें 1 मोल MgCl2 है, ठीक है, और इसमें हम पानी डाल रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं, धीरे धीरे इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। अब पानी क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होगा कि देखो जो ये आयंस है ये अपने आप में समझ लो इनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने अगर लेट से 1 चम्मच नमक डाला एक गिलास पानी में, तो अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको लगेगा हाँ कि नमक है इसमें, खट्टा होगा थोड़ा, ठीक है। वहीं पर अगर हम एक घड़ा ले लें, एक पॉट, तो उसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच, तो उसमें उसकी जो पावर है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी उसमें वो उतना अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होगा हमको नमक, ठीक है, पता नहीं चलेगा, ये नमक की जो पोटेंशियल है वो थोड़ी कम हो गई। वहीं पर अगर हम एक स्विमिंग पूल ले लें, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, नमक का बहुत कम हो गया, और उसी तरह पूरा का पूरा एक तालाब ले लें बड़ा सा, उसमें नमक डाल दें 1 चम्मच, तो पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे हम पानी बढ़ाएंगे बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है, किसी भी चीज़ में पानी बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, नमक की कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली कम होती जाएगी। तो हम बढ़ा रहे ऐसा टाइम जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाए, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और वो लास्ट टाइम तक कितनी कंडक्टिविटी कर रहा है उसी को हम नाप के बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अच्छी कंडक्टिविटी करता है। लेट्स से हमने डाला नमक, दोनों में पानी डालें, दोनों पानी, अगर MgCl2 बहुत ज्यादा पानी तक, मतलब जैसे मान लो इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब ऐसा डाइल्यूशन जहाँ पे इस जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी वो मतलब ना के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये लेट्स से अगर हम बोल रहे हैं 1 लीटर पानी के बाद इसी कॉन्सेंट्रेशन हमको पता ही नहीं चल रही, और ये 2 लीटर पानी तक भी इसी कॉन्सेंट्रेशन पता चल रही है, यानी इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, बिकॉज ये 2 लीटर पानी में भी अपना पोटेंशियल दिखा रहा है और ये 1 लीटर में ही बेकार हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे ये होती क्या है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution। यानी इसका मतलब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ, या जो भी हम डाल रहे हैं ऊपर से सॉल्वेंट, लेट से वाटर डाल रहे हैं, वाटर एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टेंस टू 0, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सेम यूनिट वही रहेगी, बस डिनोट करते हैं लैम्डा m नॉट से, इसको लैम्डा, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, चाहे तो नोट कर लें, देन अगला देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन गिब्स एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। दिल्ली 2017 और ऑल इंडिया 2017 में पूछा हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि गिब्स फ्री एनर्जी कैसे चेंज होती है, कैसे इफेक्ट होती है कैटलिस्ट के डालने से। तो देखो आपने क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है G = -RT ln Kc, ठीक है। और आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला जिसमें होता है -NF E सेल नॉट या ई सेल, अगर आपको चाहिए डेल्टा G नॉट या G, ठीक है। तो आप दोनों ही अगर देखें गिब्स एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है वो रिवॉल्व करता है अराउंड चेंज इन टेम्परेचर
टेम्परेचर या तो एनर्जी रिलीज या एनर्जी गेन, इन सब कॉन्सेप्ट पे। यानी गिब्स एनर्जी जो है वो बताता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, यानी कोई रिएक्शन खुद ब खुद होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम बता सकते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कैटलिस्ट डालने से कुछ होता है? ऑब्वियसली होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है HI, एग्जाम्पल ले लें, तो ये जो टूट के बनता है H2 प्लस I2। ठीक है, अब जब हम इसमें कैटलिस्ट डालेंगे, ठीक है, जब हमने कोई भी कैटलिस्ट डाला इसमें, तो कैटलिस्ट डालने से क्या होगा कि जो रिएक्शन पहले 10 मिनट में हो रही थी, अब वो रिएक्शन कितनी देर में हो जाएगी? 5 मिनट में। ठीक है, मगर क्या ऐसा होगा कि जैसे मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं, ये चेंज होगा, ये सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? टाइम जो रिक्वायर्ड है रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो कैटलिस्ट का काम सिर्फ ये होता है कि वो सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, बट उसमें एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी उसमें वो सेम रहती है। तो वो पता है गिब्स एनर्जी जो वर्क करता है, इट वर्क्स अराउंड चेंज इन टेम्परेचर या तो एनर्जी। तो यहाँ पे कैटलिस्ट ये चीज को अल्टर नहीं कर रहा, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, तो इसलिए वो गिब्स एनर्जी को कुछ अल्टर नहीं करता, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता गिब्स एनर्जी में। तो लिखते हैं द कैटलिस्ट has no effect on change in temperature or energy, that is why it does not affect Gibbs energy of रिएक्शन। ठीक है, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सेकंड बोल रहे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। क्या कैटलिस्ट अल्टर करता है या चेंज करता है, कुछ भी इफेक्ट डालता है एक्टिवेशन एनर्जी में? तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने ग्राफ देखा एनसीईआरटी में, तो अगर आपको रिएक्शन को प्रोसीड कराना है यहाँ से यहाँ पे, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी स्टार्ट में, ताकि रिएक्शन इनिशिएट हो सके। यानी कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, वो यूजुअली नेचर में होती भी है, कभी अगर हमको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमको पता है डायमंड जो है वो अल्टीमेटली ग्रेफाइट बन जाता है, यानी डायमंड जो होता है हीरा, वो क्या करता है, वो कुछ टाइम बाद ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है ना। तो वो कितना टाइम बाद होता है? बहुत टाइम बाद होता है ना। और इसको होने के लिए हमको कुछ अगर हमको इसको जल्दी कराना है तो हम कैटलिस्ट के तौर पे इसको हाई प्रेशर में जब रखेंगे, बहुत हाई प्रेशर में, तो रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाएगी। ठीक है, कुछ टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रखेंगे तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो इन अ सिमिलर वे हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी हमको देनी पड़ती है कोई भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। अब देखो कुछ रिएक्शन होती है जैसे कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन जो में जंग लग जाता है, तो वो उसको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, तो वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है, उसको हमको एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर मान लो कहीं पे बहुत बहुत ठंडा इलाका है ना, यानी उसको जितनी हीट चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे वो कोरोजन उतना इजीली नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती मतलब होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, उसको अल्टर करता है। कैसे? देखो अब एग्जाम्पल ही समझते इसको तो अच्छे समझ आएगा। ठीक है, सो देखो लेट्स से हमारे पास 3 रिएक्टेंट है ए बी सी। ठीक है, अब रिएक्टेंट ए और बी में कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी रिएक्शन इजीली होती नहीं है। बी और सी में कोई रिएक्शन नहीं होती इजीली, और ए और सी में कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, यानी ये तीनों साथ में कंबाइन करेंगे तभी वो रिएक्शन होगी। ठीक है, यह एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप हो ए, आपका दोस्त है बी और कोई और दोस्त है आपका सी। ठीक है, तो मान लो आप तीनों में लड़ाई चल रही है, आप तीनों में क्या है, लड़ाई चल रही है। तो कोई एक और बंदा आया डी, है ना, उसने क्या किया, उसने बताया ए को कि जो बी है वो आपकी तारीफ कर रहा था किसी और लड़के से। ठीक है, तो उसको लगेगा हाँ बी मतलब हमारे साथ का है, मतलब अच्छा लड़का है, तो क्या होगा उसमें थोड़ा बहुत जो लड़ाई थी वो कम हो जाएगी, है ना। इन सिमिलर वो सबके साथ करता है, तो इन तीनों में क्या होगा आपस में फाइनली आके एक मतलब दोस्ती ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि डी जो है इसने कुछ मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में, यानी इसने ये अल्टीमेटली उनका दोस्त तो नहीं बना जाके, यानी अभी भी दोस्त नहीं है, ये बस एक बाहरी था जो आया और वहाँ पे आके उसने जो काम होने में टाइम लगता है, मतलब खुद ब खुद जो बातें होने लगती है बाद में दोस्तों के बीच में, वो उसको उसने जल्दी करा दिया, तो वही काम करता है ये डी। तो इसने क्या किया, इसने एक्चुअली में एक सरफेस प्रोवाइड की जहाँ पे रिएक्टेंट आके बैठते हैं और इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक अ पैलेडिनम, ये गुड एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिएक्शन बहुत इजीली कर लेता है, यानी ये अपने सरफेस मतलब सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें रिएक्टेंट आते हैं, बैठते हैं और रिएक्शन को जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है,
ऑन इंट्रोड्यूसिंग कैटलिस्ट द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो इसने कैटलिस्ट ने कुछ एनर्जी नहीं दी, बस ने एक सरफेस प्रोवाइड कर दिया जिसमें वो पार्टिकल्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो रिएक्शन कर लेंगे। मगर देखो स्टिल अगर मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 210 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई रिएक्शन हो रही थी ए और बी और सी की, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो तुम मान लो ये 210 दिन बाद बात करने वाले थे, ठीक है। मगर कैटलिस्ट के आने के बाद क्या हो गया, ये रिएक्शन लेट्स से 100 डिग्री पे भी हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ए बी सी की जो रिएक्शन है 100 डिग्री पे हो जाएगी, यानी इसमें देखो एक्टिवेशन एनर्जी को कम तो कर दिया, यानी जो हीट एनर्जी हम दे रहे थे वो कम तो हो गई, मगर हाँ वो जीरो नहीं हो जाएगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा, मतलब रिड्यूस कर देता है, इतना होता है बस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, चाहे तो नोट कर सकते हैं, तो अगला रखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2010 का, बोल रहा है गिवन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल्स आर, ये हमको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है, ठीक है, सारे मेटल्स का, और बोल रहा है इसको हमको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, यानी रिड्यूसिंग पावर जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसको हम उतना ही आगे रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में रिड्यूसिंग पावर होती क्या है, इसको समझने के लिए रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो होती है इनवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास जिंक है Zn2+, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो जिंक को अगर हम देखें Zn2+ बन रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इससे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, कैसे पता इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पहले पावर कितनी थी 0, अब कितनी होगी +2 हो रही है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तभी तो जब नेगेटिव को लूज करे तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा, है ना। ऑन दी अदर हैंड इसका +2 थी कॉपर की और बन गई Cu, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी ये क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर को रिड्यूस करा रहा है। यहाँ पे कॉपर को रिड्यूस कौन करा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। अगर कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो क्या वो रिड्यूस होता, नहीं होता, यानी कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया, जिंक ने दिया, इसका मतलब जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर को रिड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिंक जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कॉपर को, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो दूसरे को रिड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होती यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्स होता है रिड्यूसिंग पावर का। तो हम लिख सकते हैं द मेटल हैविंग लेस रिडक्शन या रिडक्शन पोटेंशियल will have more reducing पावर, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल लेते पोटेशियम का, ठीक है, K+ से बन रहा है K। अब इसको अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे देखो K पहले पॉजिटिव था पोटेशियम, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और क्या बन गया होगा, सॉरी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और क्या बन गया होगा कि, है ना, यहाँ पे दिया ना छोटा में, यानी पोटेशियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बन रहा है, पोटेशियम, यानी ये क्या दिया है, इसमें यहाँ पे आपको दिया है पोटेंशियल, जो ई दिया है E0, वो किसका दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। कैसे पता आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कितना दिया, -2.93 को कैसे पता कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया, बिकॉज यहाँ पे पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, यानी यहाँ पे क्या है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें वापस से स्टेटमेंट पे आए तो जो जिस मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। द मेटल्स हैविंग लेस रिडक्शन पोटेंशियल विल हैव मोर रिड्यूसिंग पावर। तो यहाँ पे हम देखें ना सबसे कम जो है, अगर हम अरेंज करें इसको तो देखो सबसे जो कम है रिड्यूसिंग पावर पोटेंशियल वो किसका है, पोटेशियम का, -2.93 वोल्ट। इसके बाद इससे ज़्यादा किसका है, इससे ज़्यादा है मैग्नीशियम का, -2.37 नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में ज़्यादा नेगेटिव होगा, ये कम नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद इससे कम कौन है, सॉरी
इससे कम कौन है, इससे कम है 2.37 के बाद है 0.4348 माइनस, नेगेटिव में एक और है -0.74, उसके बाद फिर -0.44 आयरन का, उसके बाद फिर कॉपर है और सिल्वर है। कॉपर का है 0.34 वोल्ट प्लस में और सिल्वर का है 0.84 वोल्ट प्लस। ठीक है, तो ये आपको दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर इस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी। रिडक्शन पोटेंशियल अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगी। तुमको पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है 2.93 पोटेंशियम को, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड किसका है 2.67 मैग्नीशियम का Mga2 प्लस से Mg, उसके बाद फिर मैग्नीशियम के बाद कौन है -0.74 है क्रोमियम का, Cr3 प्लस से Cr, फिर है आयरन का Fe2 प्लस से Fe, फिर है कॉपर का Cu2 प्लस से Cu, देन फाइनली है लास्ट में सिल्वर का Ag प्लस से Ag। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जैसे रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ये क्या है, ये इसका अरेंजमेंट है। तो लास्ट में फिर से बता देते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एग्जांपल अगर हम लें वापस से, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल इन्हीं में से लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, Cu2 प्लस से बन रहा है Cu। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉपर का एग्जाम्पल लें तो अगर इसमें हम डालेंगे आयरन, ठीक है, Fe2 प्लस से कॉपर Cu, हाँ कॉपर 2 प्लस से Fe से Fe2 प्लस। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल -0.44 है, इसका मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा मजबूरी में उसको क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमको पता है आयरन जो है इलेक्ट्रॉन देगा बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। मगर यहीं पर अगर हम आयरन की जगह Ag रख देते हैं सिल्वर, ठीक है, Ag से Ag प्लस। ठीक है, तो यहाँ हमको पता है, देखो कॉपर इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, सिल्वर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, सिल्वर अब इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। तो यहाँ पे केस उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमको पता है कि आयरन की जो रिड्यूसिंग पावर है वो कॉपर से ज़्यादा है ना, और वहीं पे सिल्वर की जो रिड्यूसिंग पावर है वो कॉपर से कम है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो इनवर्स होती है रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है, चाहे तो नोट कर लें, देन अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ऑल इंडिया 2022 का यानी पिछले साल के क्वेश्चन है। बोल रहा है द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज -300 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन दिया है, कैलकुलेट ई सेल नॉट फॉर द रिएक्शन। तो गिब्स एनर्जी और यानी जितना भी टॉपिक है, एप्लीकेशन है नर्स इक्वेशन का, तो नर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है उसका। इसी सिवाय क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी मोलर कंडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ऑलमोस्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है अगेन, और ये गिब्स एनर्जी का क्वेश्चन है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी हर साल ऑलमोस्ट देखने को मिलता है नर्स इक्वेशन क्वेश्चन, चाहे वो नर्स इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू निकालने का बोलता है, या तो फिर गिब्स एनर्जी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी गिब्स एनर्जी और मोलर कंडक्टिविटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैम्डा एम वाला जो फॉर्मूला है कि इन 2000/m वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट दिया है -300 किलो जूल। ठीक है, तो किलो मतलब 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको हमको चेंज करना है किलो से जूल में। ठीक है, तो जब किलो दिया होगा तो चेंज कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में दिया है रिएक्शन, बोला ई सेल नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला जो होता है डेल्टा जी नॉट -NFE सेल नॉट, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है, ई सेल नॉट, यानी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ई सेल नॉट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये डेल्टा जी नॉट, ये -NF। ठीक है, ये इनटू में हो जाएगा तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू दिया है, डेल्टा जी नॉट -300 × 10⁻³ सॉरी 10⁻+3 10⁻+3 डिवाइडेड बाय n, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो देखो ये रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पे अगर हम देखें तो Zn से क्या बन रहा है, Zn से बन रहा है Zn2, यानी यहाँ पे ऑब्वियसली जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, चार्ज का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2+ था, यहाँ पे 0 था, यानी यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। और दूसरा देखें तो Ag+ से बन रहा है Ag। ठीक है, यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, +1 से 0, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दिए। मैं यहाँ पे इसको जब हमने बैलेंस किया रिएक्शन को तो यहाँ पे 2 आ गया और 2, यानी 2 सिल्वर एक आयन दे रहे हैं, यानी 2 सिल्वर, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 1 अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन बोथ द आयंस। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है,
2, ठीक है। ये माइनस, ये फॉर्मूला वाला है, तो माइनस से माइनस कट गया, उसको हटा सकते हैं। इनटू फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500, चाहे तो पुट कर लें। यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कट गया, ये आ गया 1.5, तो जाएगा 1.5 या 1500 बाई 965। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 965, देन 45, यहाँ 45, वहाँ 500, 545 1805, तो लगभग 1.5। यहाँ पॉइंट डले हुआ है तो 0 लग जाएगा, ये 5 लगभग 1.55 आएगा, ठीक है। 1.55 वोल्ट, ये आ गया पहले क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। 1.55 वोल्ट पहले क्वेश्चन के आंसर है। अगेन जो बी पार्ट है वो बोल रहा है कैलकुलेट करना है लैम्डा एम नॉट यानी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ MgCl2 वेयर मोलर कनेक्टिविटी दिया है MgCl2 और Cl आयन का 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो वो बताए अकॉर्डिंग टू कोलरोच लॉ, ठीक है। कोलरोच लॉ के हिसाब से जो लैम्डा नॉट होता है किसी भी सॉल्ट का, वो क्या होता है, जैसे कोई भी सॉल्ट ले लो, एग्जाम्पल में यहाँ पे MgCl2 दिया है, तो MgCl2 को कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट Mg प्लस लैम्डा नॉट Cl। मगर यहाँ पे कितने आयन थे फ्लोरीन के, 2 है ना MgCl2 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट Cl, ठीक है। तो यहाँ पे Mg की दिया है, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस दिया है 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और Cl का दिया है 76.3, तो यहाँ पे 2 इंटू 76.3, तो हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 1 14 15, 152.6 और 106, तो जाएगा 6.628 और 5 और 112, 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। तो ये होगा आपका सेकंड पार्ट, चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 मोलर solution of an electrolyte is found to be 138.9 Simon centimeter square per mole. Calculate the conductivity of the solution. ऑल इंडिया 2012 में पूछा गया है और दिल्ली 2013 में पूछा गया, बस वैल्यू चेंज थी, बाकी क्वेश्चन सेम, मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो था वो डिफरेंट था, बाकी क्वेश्चन सेम था। और ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए, मतलब लगभग बहुत साल पूछा गया। सबको याद रखना है कि जो नर्स्ट इक्वेशन है और उसकी एप्लीकेशन, नर्स्ट इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है कंडक्टिविटी या तो मोलर कंडक्टिविटी या तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कोलरोच लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये दोनों तो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, मतलब ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना। सो जो कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन यही है। तो बोल रहा है द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सोल्यूशन, जहाँ पे आपको दिया है मोलैरिटी कितना दिया है 1.5 मोल सोल्यूशन की, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट है उसमें, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट कोई भी हो सकता है, और उसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। बोला कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, हमको के की वैल्यू निकालनी है। सो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला होता है के इंटू 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म में दी है इसलिए एम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है कनेक्टिविटी तो के की फॉर्मूला बनाएंगे अगर हम, यहाँ पे एम डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो लैम्डा एम इंटू कैपिटल एम, 1000 इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी इंटू में, वो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। लैम्डा एम दिया है क्वेश्चन में 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और मोलैरिटी दिया है 1.5 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला करेंगे तो एक 138 और ये हो जाएगा 138 200, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना आपने से, ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर 200 के आसपास आएगा, और डिवाइड बाई 1000 इसको इंटू करेंगे, बिकॉज 138 प्लस 70, 140 प्लस 70, 209 या 10 के आसपास आएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो जाएगा 0.2 साइमन पर सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। तो ये आपका आंसर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में 1 या 2 नंबर में, तो इसलिए इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
अब बोला आउट ऑफ, अगला क्वेश्चन है 2020 का, ऑल इंडिया 2020 के पेपर में आया था, आउट ऑफ जिंक एंड टिन हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता रहता है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता रहता है। ठीक है, रेयरली पूछता है, मगर पूछता है कि अगर हमारे पास जिंक है, ठीक है, हमारे पास टिन है, तो इनमें से कौन सा बेटर कोटिंग एजेंट होगा ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास कोई आयरन ऑब्जेक्ट है या आयरन का पूल है, तो इस पर हमको कोटिंग करनी है। ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग करनी है किसी दूसरे मेटल की, ताकि इसमें रस्टिंग ना हो। इसको रस्टिंग से बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए रस्टिंग की, इसको हमको कोटिंग करनी है। ठीक है, अब वो कोटिंग किसी करें ताकि वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल यानी ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, इसी बात करें, आप चाहे तो ऑक्सीडेशन भी लिखते हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, वो रिएक्टिविटी में उतना ही ज्यादा अच्छा रिएक्टिव एजेंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे एग्जांपल ले हैं जिंक, सोडियम, एग्जांपल के पर्पज से ले रहे हैं, पोटेशियम ले लो, ठीक है, और कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो देखो जिंक का जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ये होता है -0.74 या 5 के आसपास होता है। ठीक है, पोटेशियम को ऑन द अदर हैंड -3 के आसपास होता है। ठीक है, और कॉपर का होता है +0.35। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका होता है, पोटेशियम का। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम होगा। सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, कॉपर का। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, कॉपर। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा कम, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव। तो सोडियम और सॉरी हमको पता है पोटेशियम सबसे रिएक्टिव मेटल होता है, तो पोटेशियम में देखो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का पॉजिटिव है, यानी ये क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब कम रिएक्टिव हो तो समझना, लेट्स से हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहीं पे यहाँ पे 2 दिया है, तो अगर इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए, तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.75 वोल्ट। -0.74 भी लिखते हैं, 0.75 भी लिखते हैं, तो हम राउंड ऑफ में 0.75 ले रहे हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड टिन का जो होता है वो होता है +0.1 के आसपास होता है, 1 to 13 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, 0.12 वोल्ट प्लस में। और आयरन की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आयरन का होता है वो होता है -0.45 वोल्ट। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच में आयरन है, उसके बाहर जो कोटिंग कर रहे हैं, या तो हम टिन की कर सकते हैं या तो हम जिंक की कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इन सब में, जिंक, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। या हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका सबसे ज़्यादा होगा, है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है, टिन का, यानी टिन रिएक्ट नहीं करेगा। अब लेट्स से अगर हमने इसके ऊपर टिन की कोटिंग कर दिया, इसके ऊपर हमने टिन की कोटिंग कर दिया, ठीक है, आयरन के ऊपर, तो यहाँ पे अगर मान लो ऑक्सीजन जो मॉइस्चर या ऑक्सीजन जो प्रेजेंस है एयर में, वो किस पे ज़्यादा रिएक्ट, किसको जल्दी रिएक्ट करेंगे, इससे आयरन से या टिन से। सो ऑब्वियसली यहाँ पे टिन जो है अगर हम देखें कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे आयरन से वो रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे रस्टिंग कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मगर हम तो चाहते थे कि रस्ट ना फॉर्म हो, है ना, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिंक की कोटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर यहाँ पे और जो मॉइस्चर है वो पहले किससे रिएक्ट करेंगे, जिंक से, और यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे जिंक ऑक्साइड, यानी जो रस्ट होता है जिंक का वो फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक रिएक्ट कर जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर रिएक्ट करके ऊपर से कोटिंग चढ़ा देगा किसकी, जिंक ऑक्साइड की। तो ऑक्सीजन जो है अंदर प्रेजेंट आयरन पे से रिएक्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, वो रिएक्ट कर लिया, तो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा ताकि अंदर ऑक्सीजन पहुंच ना पाए, और इससे क्या है, हमारा आयरन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज जिंक हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लो रिडक्शन पोटेंशियल, दैट्स वाई it will react with oxygen and prevent iron from doing so। ठीक है, तो इसमें हम जो स्टेटमेंट लिखे इसका मतलब ये है कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज़्यादा होता है और रिडक्शन पोटेंशियल उसका सबसे कम होता है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो पहले ही रिएक्ट कर लेगा और पहले ही अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, जिससे आयरन को चांस मिलेगा ही रिएक्ट करने का, और आयरन क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी एलिमेंट दिया, कोई भी, जैसे मान लो आपको कॉपर दिया होता, जिंक की जगह कॉपर दिया होता, और कोई दूसरा एलिमेंट दिया होता, लेट से पोटेशियम दिया होता, कोई भी, मतलब कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको पता है पोटेशियम का जो होता है ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव होता है और कॉपर का पॉजिटिव होता है। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सोडियम देता तो सोडियम का भी नेगेटिव होता है, सोडियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कोई भी एलिमेंट है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी कोटिंग करेंगे ताकि वो क्या करे, वो खुद रिएक्ट कर ले और अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्टेड रखे। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, चाहे तो नोट कर लें। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट कोलरॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ऑल इंडिया 2014 क्वेश्चन है। सो कोलरॉज लॉ क्या बोलता है, इसका अगर हम आंसर की बात करें, सो कोलरॉज लॉ देखो, कोलरॉज लॉ ये बोलता है कि जैसे हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की होती है, जैसे MgCl2, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मल्टीप्लाइड टू द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। यानी देखो यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगी, 1, और Cl कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। ठीक है, तो यही बोलता है कोलरॉज लॉ। कोलरॉज लॉ ये बोलता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी given electrolyte is the sum of limiting molar conductivity of anions and cations multiplied to the number of species present in one formula unit of the electrolyte। से आप यही बता रहे हैं, देखो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी गिवन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl एक सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है, किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस एंड कैटायंस। तो ये होगी सम ऑफ एनायंस कौन होता है, Na, लेट्स से, एंड कैटायंस Cl, तो इनकी मतलब इनके बराबर, सम के बराबर होगी मल्टीप्लाई टू द स्पीशीज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट क्या है, NaCl का, NaCl, तो इसमें Na कितना है, 1, Cl कितना है, 1, मल्टीप्लाइड टू द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो ये होता है कोलरॉज लॉ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो जो कंडक्टिविटी है वो क्यों डिक्रीज करती है डाइल्यूशन बनाने से। तो देखो लेट्स से हमारे पास ये एक गिवन सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पास कोई भी सोल्यूशन है, लेट्स से वाटर और NaCl का है, तो NaCl प्लस वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे यानी और ऊपर से और पानी ऐड करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ आयन जो है इन गिवन वॉल्यूम वो क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो लेट्स से पहले हमारे पास 2 आयन्स थे, मान लो 2 ही आयन्स है, 2 आयन है, ठीक है, ये एक मतलब मान लो आधा लीटर पानी में, तो हम पानी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2 आयन है हाफ लीटर पानी में, अब क्या होगा, 2 आयन होगा 1 लीटर पानी में, फिर होगा 2 आयन्स, ठीक है, कितना, 2 लीटर पानी में। तो देखो जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन अ गिवन यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो आयन्स कम होगा तो जो कैरी कर रहा है आयन्स वो क्या होगा, वो कम होगा। मतलब अगर हम देखें रिस्पेक्टिवली तो क्या होगा, ए विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयन्स कम हो रहे हैं। ऐसे तो है 2 ही हर केस में, मगर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब पानी बढ़ रहा है मगर आयन्स उतने ही है। तो अगर हम देखें रिस्पेक्ट मतलब कंपेयर करें दोनों को, तो नंबर ऑफ आयन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज आयन्स उतने ही है। और कंडक्टिविटी करता कौन है, चार्ज कौन लेके जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, आयन्स, तो आयन्स कम हो रहे हैं। तो लिखते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with dilution because the number of ions present per unit volume decreases with increase in डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, चाहे तो नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है
कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट यानी गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर, वो जो भी रिएक्शन दी है जिसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है जिंक का और कॉपर का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू और फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। सबको पता है डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नॉट का होता है फॉर्मूला -NFE सेल नॉट। ठीक है, यहाँ -N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें जिंक 0 था, यहाँ +2 हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 0 से +2 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कॉपर +2 से 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 96500, ओके, और इनटू ई सेल नॉट कितना है, ई सेल नॉट होता है, ई सेल नॉट का फॉर्मूला है, ई सेल नॉट जो होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन दिया, रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है, जाएगा 0.34 माइनस 0.76। ठीक है, जाएगा 0.34 माइनस प्लस 0.764 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 7601 कैरी एंड देन 11 1.1, तो 1.1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 1.1, तो ये आंसर आएगा इसमें भी, तो जाएगा 0, या इसको में से करते 1 0 हटा देते हैं, या 1 0 हटा के इसको कर देते हैं 22 इंटू 9650, इसको इंटू करेंगे 9650 इंटू 22, 0 0 1 कैरी 12 13 3 1 कैरी 18 19 और 0 0 3 9 1, तो आ रहा है 0 0 3 9 और 3 12 2 1 कैरी 9 10 11 1 1 कैरी 2 1 2 3 00। ठीक है, सही इतना आ रहा है। ठीक है, गिब्स एनर्जी तो इस यूनिट लिखना चाहते हैं जूल पर मोल। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो किलो जूल में कर सकते हैं, 212.30 आगे लिया 3 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, ऐसे लिखते हैं 212.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आगे आपकी गिब्स एनर्जी पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगला बोला व्हाट, 5 नंबर क्वेश्चन था ये पूरा। व्हाट इज द फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होता है, तो फ्यूल सेल क्या होता है, इट इज द सेकेंडरी सेल दैट कन्वर्ट्स combustion energy from H2 and O2 into electrical energy। ठीक है, तो फ्यूल सेल कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हम देखें फ्यूल सेल में क्या होता है, एक चेम्बर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इंसर्ट कराते हैं गैसेस, एक तरफ H2 इंसर्ट कराते हैं, एक तरफ से O2 इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ से O2 इंसर्ट करा रहे हैं, यहाँ से O2 इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है ये एक लेयर है पतली सी, ठीक है, मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज लेयर। ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज लेयर, इससे क्या होता है, इससे सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब जाएगा H2 तो H+ बन के इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले रॉड पे या शीट पे या मेम्ब्रेन पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन ये हाइड्रोजन यहाँ से पास करता है, इधर H+ आता है। ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन इंसर्ट कराते हैं, और इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर से ट्रांसमिट करा दें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, है ना, यहाँ से क्या होगा, करंट मिलेगी। एंड सिमिलर वे में जब यहाँ पे H2 और O2 कंबाइन करेगा तो यहाँ से H2O बन के निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सा हमने सेल बना लिया। अब इसने देखो, क्योंकि यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है केमिकल प्रोसेस से, यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जितने भी हार्मफुल गैसेस वगैरह होता है या पोल्यूशन वो नहीं होता है, तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, जो कि अगला पार्ट बोल रहे हैं, एडवांटेज क्या हो जाएगा इसका, एडवांटेज हो जाएगा पहला इसका, इट इज पोल्यूशन फ्री सेल, ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता उतना। ठीक है, दूसरा इसमें जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज हाई, ऑलमोस्ट 60% तक होती है एज कम्पेयर टू, अगर आप कंपेयर करेंगे कोई भी नॉर्मल कार मोटर इंजन वगैरह से, तो इसकी एफिशिएंसी 60% तक होती है। ठीक है, तो ये है इसका एडवांटेज। ये फ्यूल सेल है, रिएक्शन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, एक तरफ H2 है, हाइड्रोजन है, वो 2 ट्राई इंटू H+, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हो 2 2, है ना, ये 2H हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और दूसरी तरफ में क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, यहाँ पे H+,
है ना, और O2 कंबाइन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या बना रहे हैं H2O। चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा बिकॉज 2H2O बन जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब इसको चाहो तो उसके बीच में बैलेंस कर सकते हो। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है इसकी। ठीक है, वैसे रिएक्शन पूछा नहीं था बट ऐसे बता दिया। क्या तो नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 का है। बोला है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। आपको पता है जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें एक तरफ क्या होता है इम्प्योर रॉड होती है, एक तरफ प्योर रॉड होती है। इसमें सॉल्यूशन में डाल देते हैं। तो जब हम इस पर बैटरी से कनेक्ट करते हैं, करंट पास कराते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, है ना। तो ये जिसकी भी रॉड है, लेट से कॉपर की रॉड है, जैसे कॉपर क्या होगा आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज कॉपर क्या है इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना Cu, तो इलेक्ट्रॉन दे क्या बन जाएगा Cu2+, ये दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और कॉपर 2+ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन दे के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी सक कर लेती है, यहाँ पे Cu2+ बन के सोल्यूशन मिल जाता है। और यहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है, कॉपर वापस से अपने इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में यहाँ से इसमें डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में पूरी प्रोसेस में कॉपर जो है एनोड को छोड़ के कैथोड की तरफ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा इस कैथोड वाली रॉड पे। ठीक है, जब उसने करंट पास किया है, इसने करंट कितना पास किया है 2 एम्पियर की। ठीक है, कितने टाइम पे किया है वो हमको निकालना है ना, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। डिपॉजिट कितना हुआ, मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट हुआ है 1.27 ग्राम हुआ है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में दिया है मोलर मास जो है कॉपर का वो है 63.5 ग्राम पर मोल, और 1 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 96500 कूलम पर मोल। ठीक हो, अब एक चीज़ याद रखना कि जो डिफरेंट आयंस होते हैं, जैसे कॉपर हो गया या सोडियम हो गया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है और Na+ बनता है। ठीक है, इन सिमिलर वे Ag एक इलेक्ट्रॉन देता है सिल्वर, और क्या बनता है Ag+ बनता है। एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, बनता है Al3+, डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी, वो कितने वैलेंसी उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन वो देंगे, तो अगर देखो मान लो कि यहाँ पे एक रॉड है, इसे अगर हमको सिल्वर निकालना है तो सिल्वर को अलग करने के लिए रॉड से हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, सिल्वर को अलग करने के लिए हमको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मगर वहीं पे एल्युमिनियम को रॉड से अलग करने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब जाके वो अलग होगा। ठीक है, वरना अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो चार्जेस भी डिफरेंट चाहिए। सिल्वर को निकालने के लिए सिर्फ हमको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमको सिर्फ 1 फैराडे का चार्ज चाहिए। एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसलिए हमको 3 फैराडे का चार्ज चाहिए। कॉपर जो है उसको अलग करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए हमको 2 फैराडे का चार्ज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमको इतना, है ना, क्या बोलते हैं, टू डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, वी नीड, हमको कितना चाहिए, वी नीड 2 कूलम ऑफ 2 फैराडेज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो 2 फैराडे चार्ज में कितना डिपॉजिट होता है 63.5, या ऐसे कर सकते हैं 63.5 ग्राम जो डिपॉजिट होगा वो कितने में होगा 2 फैराडे चार्ज में डिपॉजिट होगा 26500। ठीक है, इतना ग्राम अगर हमको चाहिए वेट, तो हमको 2 फैराडे चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इतना ग्राम अगर हम देंगे तो 1 मोल कॉपर बाहर निकलेगा, और 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास होता है 63.5 ग्राम। तो 1 मोल निकालने के लिए इतना चार्ज देना है, और इतना चार्ज देने के लिए हमको इतना मिलेगा, क्योंकि 1 मोल जो कॉपर का वैल्यू होती है वो इतना होती है। ठीक है, समझ में समझा देते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हमको 1 ग्राम चाहिए तो ये N2 में तो भेजेंगे तो डिवाइड में, तो 1 ग्राम निकालने के लिए हमको कितना चाहिए 2 × 96500 कूलम चार्ज, है ना, डिवाइड बाय 63.5 ग्राम, यानी हमको 1 ग्राम निकालने के लिए कितना कूलम चार्ज चाहिए। ठीक है, मगर हमको कितना निकालना है, क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं कि हमको 1.27 ग्राम कॉपर डिपॉजिट कराना है, तो 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, तो 1.27 के कितना होगा 1.27 × 1 ग्राम, इधर भी 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी 1.27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 × 96500 डिवाइड बाय 63.5, तो इतना ग्राम निकालने के लिए हमको इतना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो बेसिक याद ही हो करंट का, I = Q/T होता है। ठीक है, यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा Q/I, देखो यहाँ पे टाइम इधर जाएगा इनटू में, और ये करंट कितना जाएगा डिवाइड में जाएगी, तो चार्ज तो हम निकाल लिए, चार्ज कितना है, ये आपको इतना चार्ज चाहिए 1.27 × 2 × 96500 डिवाइड बाय 63.5, और करंट कितना है I करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर, यानी 2 एम्पेयर दिया हुआ है। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो सॉल्व करेंगे अगर एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 1930 सेकेंड्स। ठीक है, 1930
सेकेंड। तो ये आपका आंसर, चाहे तो नोट कर लें। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द सेल्स विच इज यूज्ड इन हियरिंग एड। तो हियरिंग एड क्या होता है, जैसे मान लो जो एजेड पीपल होते हैं, है ना, आपने देखा होगा उनके कान में लगा रहता है एक छोटा सा ब्लूटूथ टाइप का, जिससे वो सुन सकते हैं, यानी दूसरों की बात उनको कम सुनाई देता है, तो सुनने के लिए उनके कान में कुछ लगा रहता है ना, एक छोटा सा हियरिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा सेल यूज होता है, अब आपको पता है 4 तरीके का सेल होता है। एक होता है मरकरी सेल, इसको हम बोलते हैं मरकरी सेल, ठीक है, जो छोटा सा बटन सेल होता है। इसके बाद एक होता है पेंसिल सेल, ठीक है, एक पेंसिल सेल होता है ना, इसको हम बोलते हैं लेक्लांचे सेल या तो इसको हम बोलते हैं ड्राई सेल, जो बोलना चाहे बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा कैटेगरी होता है फ्यूल सेल, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसमें से वाटर इंसर्ट करते हैं, मतलब H2 और O2 इंसर्ट करते हैं, और बाहर से क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और डिवाइस मिलता है, बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम्स में जो यूज़ होता है। और एक सेल होता है आपका जो घर में इन्वर्टर वगैरह में लगा होता है, लेड बैटरी, ठीक है, लेड बैटरी, ठीक है। तो ये तरीके के सेल होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा सेल है जो यूज होता है हेयरिंग एड में। अब हेयरिंग एड में आप इन्वर्टर या तो बड़ा सा फ्यूल सेल लगाओगे नहीं, ये तो छोटी सी डिवाइस में इतना बड़ा जगह होती नहीं, और पेंसिल सेल भी कंपेरेटिवली बड़ा होता है। तो अब हम क्या यूज करते हैं, मरकरी सेल। तो आपके पहले वाले आंसर हो जाएगा मरकरी सेल इज यूज्ड इन हेयरिंग एड, मरकरी सेल, ठीक है। बी अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ऑब्वियसली बात है स्पेस प्रोग्राम में आप जब आप स्पेस में रहते हो तो वहाँ पे पानी नहीं रहता इजिली अवेलेबल कि आप पी सको या तो उससे कुछ भी यूज़ कर सको अपने पर्पज़ के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे फ्यूल सेल इंस्टॉल्ड था। अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो था, नासा वाला मिशन जो था, उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक चेंबर टाइप का बनाया था, जिसमें क्या था, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंसर्ट कराते थे, जिससे ड्रिंकेबल पानी भी मिल जाता था और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती थी। तो कौन सेल था वो, फ्यूल सेल, ठीक है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज होता, फ्यूल सेल। तीसरा विच इज यूज इन इन्वर्टर एंड ऑटोमोबाइल्स, ऑब्वियसली इन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स में कौन सा यूज होता है, आपकी जो कार है या अगर जो इन्वर्टर है उसमें कौन सा यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, इसको लेड आयोडाइड बैटरी भी बोलते हैं, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। एंड विच डो नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, तो किसमें लॉन्ग लाइफ किसकी नहीं होती, मरकरी सेल और ये लेक्लांचे सेल, दोनों प्राइमरी सेल होते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। मगर आप पेन से लिखोगे ड्राई सेल, ड्राई सेल क्या होता है, इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। वैसे मरकरी सेल की भी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, लेक्लांचे सेल की मगर सबसे कम लाइफ होती है। जो आप पेंसिल सेल यूज़ करते हो क्लॉक वगैरह में, रेडियो में, तो उसमें क्या होता है, उनकी लाइफ कम होती है। फिर अगला विच इज़ यूज इन ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर वही है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि सिग्नल कंट्रोल करता है। तो ई जो है ट्रांजिस्टर में क्या यूज होता है, अगेन ड्राई सेल, इसमें भी क्या यूज होता है, ड्राई सेल यूज होता है। तो ये ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में बना था और हियरिंग एड वाला 2017 में बना था, और बाकी ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन जो है दिल्ली 2016 में आया हुआ है, ठीक है। अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ वोल्टेनिक सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद द फॉलोइंग हाफ सेल, हाफ सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है और पोटेंशियल भी दिया है, ठीक है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन द सेल जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल करंट, तो पहले रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम से बन रहा है, एल्यूमिनियम से बन रहा है Al3+, ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड निकल से बन रहा है Ni से, Ni2+ से बन रहा है Na, ठीक है। कैसे पता चला कि ये हो रहा है, देखो इसको समझने के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, ठीक है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे तो देखो अगर हम देखेंगे रिएक्शन में दोनों तरफ सेम ही लिखा है, मतलब रिएक्शन का टाइप है ना, आयंस का जो वो है रिप्रेजेंटेशन सेम ही है। तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसको देखो पता करने का तरीका क्या है, क्या आपको पता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन देता है और जो लो रिएक्टिव मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको पता है एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और निकल जो कम रिएक्टिव वो इलेक्ट्रॉन लेगा। मगर स्टिल क्वेश्चन ये आता है कि याद कैसे लेगा इतना, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स हैं यहाँ कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व करना है इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, अगर दिया है क्वेश्चन में तो, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, अगर डायरेक्टली दिया है तो इतना कोई दिक्कत ही नहीं, मगर दिया है क्वेश्चन में तो देखो आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे -1.66 है और ये -0.25 वोल्ट है। अब जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कंपेरेटिवली, जैसे यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है मगर कंपेरेटिवली ये ज़्यादा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके कंपेयर में पॉजिटिव है, तो कंपेरेटिवली जिसका पॉजिटिव होगा वो रिडक्शन करता है, ठीक है। तो देखो जो ऑक्सीडेशन करता है यहाँ पे किसका ज़्यादा नेगेटिव है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है, यानी ये यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड निकल जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो एल्यूमिनियम था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो देखो हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया और पॉजिटिव बन गया, और निकल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो क्या बन गया,
वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाहें, देखो एल्यूमिनियम 3 प्लस हो रहा है, यानी इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और निकल 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब वो हो रहा है। ठीक है, अगर तो बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को एक एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का, तो 3 को हम इंटू कर देते हैं 2 से, और यहाँ पे 2 को इंटू कर देते 3 से, तो एलसीएम मिल गया। देखो अभी रिएक्शन कर देगी 2 एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 निकल गिव्स, देखो ये दे रहा है 2 Al3 प्लस, और यहाँ 3, तो ये हो गई रिएक्शन। समझ में कैसे लिखा रिएक्शन? तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो पॉजिटिव होता है। तो देखो स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल होता है, बाद में पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है स्टार्टिंग में पॉजिटिव होता है, बाद में न्यूट्रल होता है। तो ये लिखने का तरीका है, तो आपको ऑब्जर्व करना है। या तो आपको रिएक्टिविटी याद होगी कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से ज़्यादा, मतलब रिएक्टिव सीरीज है वो याद कर लो, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, जो पूरी सीरीज है ना, वो याद कर लो। ये सब जो सीरीज है पूरी, इसको याद कर लो कि ज़्यादा, देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, बाद में आता है वो निकल, ठीक है, और या तो देखेंगे, देखो यहाँ पे जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से डायजन सेल में, तो ऐसे याद कर लो। ऐसे याद नहीं हो सकता, तो आप सीरीज से रिएक्शन देखो किसका ज़्यादा नेगेटिव है, जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वो ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। आगे बोल रहे हैं एंड डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल। अब हमको सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 बाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटिंग लॉग, ऊपर होता है ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऊपर एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, और नीचे यहाँ पे है रिडक्शन किसका हो रहा है, निकल का, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। अब याद रखना जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम के आगे 2 है तो ये एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बन जाएगा, और निकल के आगे 3 है तो ये इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है पहले कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे कितने हो 0, यानी 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 प्लस हो गया है, और कितने हैं 2 एल्यूमिनियम, तो 2 3 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, साइन की वैल्यू 6 है। ठीक है, सो ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा ई सेल नोट। अब ई सेल नोट निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है निकल का, तो निकल का कितना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.25, तो माइनस 0.25 माइनस फिर किसका होगा ऑक्सीडेशन वाला एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया माइनस 1.66, इसका देखो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। कभी तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता है ई सेल नोट, है ना, तो कभी क्या था अलग अलग देता है, तुमको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। जगह माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस 1.66, तो प्लस माइनस अगेन माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, एंड इधर 1 में से 0 गया 1.41 वोल्ट, यहाँ डाल देंगे, यह आ जाएगा 1.41 माइनस 0.059 बाई एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं 6 लॉग एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेशन, एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इसको हम पावर चेंज कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का दिया है कॉन्सेंट्रेशन 0.001, इसको चेंज करते हैं 1 2 3 10 के पावर -3, इससे कैलकुलेशन दी जाती है 10 के पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ निकल कितना दिया है, निकल का है देखो 5, इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे, पॉइंट को दे जाएगा 5 × 10 के पावर -1 का क्यूब, बिकॉज निकल के कॉन्सेंट्रेशन को क्यूब में रखना, जो जगह -1.41 माइनस 0.059 बाई 6। अब देखो सीधे से रूल अप्लाई करो, पहले लॉग को सॉल्व करो, फिर लॉग को इससे इंटू करो, फिर डिवाइड करो फाइनली। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें क्या बोलते हैं, अगर आपको इससे इसको माइनस करना है तो ये काटने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा पूरा, ठीक है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे सबसे पहला रूल क्या है कि इसको सिंपली इसको सॉल्व करो, फिर इसको इससे इंटू करो, एंड जो प्रोसेस उसको फॉलो करो, इधर से उधर करोगे ना तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है, तो सबसे पहले लॉग ही सॉल्व करो। ठीक है, सो लॉग ये हो जाएगा 10 की पावर -6 3 to the 6, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब यानी 125 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आगे सॉल्व कर सकते हैं, जाएगा 1.41 माइनस 0.059 बाई 6। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग, अब ये 10 की पावर -3 ऊपर आएगा तो 10 की पावर +3 हो जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर -6, देखो 10 की पावर 3 ऊपर आएगा -3 तो +3, और 10 की पावर -6 ऑलरेडी था, डिवाइड बाई 125। ठीक है, तो ये कटेगा तो जाएगा 8, है ना, 125 8 सा हो जाएगा 1.41 माइनस 0.059 बाई 6 लॉग, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6, तो 8 इंटू 10 की पावर -6, आपको लॉग निकालना आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखो वैल्यू को भी दे देते हैं, तो
8 इंटू -6 वैल्यू -0.54 वैल्यू पेपर में शायद गलत प्रिंट होगी, -0.54 नहीं होती। log 8 की वैल्यू होगी log 8 2 का क्यूब यानी 0.9 होती है। log 8 की वैल्यू होगी 0.9 और इसकी हो जाएगी -6 तो हो जाएगा -5.09 के आसपास होगा। एक सेकेंड, हाँ 0.1 5.1 या तो 5.09 के आसपास होगा। ये गलत दिया है, ठीक है, इसको मिटा के -5.1 कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में शायद से मिसप्रिंट हो गया होगा, वैल्यू 5.1 होती है, ठीक है। 8 इंटू -6 की 5. नहीं आता निकालना तो आप देख सकते हैं, वीडियोस है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सर्च करके देख सकते हैं और लॉग निकालना। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया रहता है, मगर सब केसेस में नहीं दिया होता, कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, तो इससे अच्छा निकालना सीख लिया। 0.059 डिवाइड बाई 6 इंटू ये हो गया 5.1 -5.1, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.41। हम अप्रॉक्स में कैलकुलेट कर देते हैं, आप चाहो तो अच्छे से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। इसको राउंड ऑफ में 60 मान सकते हैं, 59 को 60, ठीक है, राउंड ऑफ कर दे ताकि कट जाए 6 1 तो हो जाएगा 0.01 इंटू 5.1 जाएगा 1.41 प्लस 2 यानी 0.05 के आसपास 51 तो हो जाएगा 1.41 1.46 वोल्ट, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 1.46 वोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, बस आपको इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नर्स इक्वेशन उसकी एप्लीकेशन पे अच्छे नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से करना आपको। सिंपली कुछ है नहीं इसमें खास, बस आपको ये याद रखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसको आप पहचान ली तो बाकी क्वेश्चन में तो फॉर्मुला है और मैथ्स वो तो कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो नोट कर लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन 2013 का है। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल 25 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन है बिटवीन सिल्वर एंड कॉपर। ई सेल नॉट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, देखो ई सेल नॉट की वैल्यू दिया है एक बार, है ना, लास्ट टाइम हमको निकालना पड़ा था वो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन वाले फॉर्मुला से, या क्वेश्चन में दिया है, तो बस फॉर्मुले में रखना है और आंसर निकालना है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन देखो बहुत सारे एग्जाम में, आप देखो पिछली अगर पेपर उठाओगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नर्स इक्वेशन या उसकी एप्लीकेशन का ही मिलता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, मतलब हर हाल में। तो ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। अब देखो अब रिएक्टिविटी सीरीज आदि होगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह करते 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 कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। तो सिल्वर कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दूसरा कौन है, कॉपर। तो कॉपर से कम रिएक्टिव है सिल्वर, यानी कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे आएगा सिल्वर, ठीक है। अब ये देखो इसलिए इसको आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत तो याद रखना ही है, कम से कम कुछ कौन कौन से एलिमेंट टेबल देख लो, याद रखो मगर, ठीक है। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो आप सिल्वर से Ag से Ag प्लस बन रहा है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ कॉपर Cu2 प्लस से Cu हो रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, देखो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ये तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको टोटल लगाना पड़ेगा। तो अगर हम रिएक्शन लिखेंगे ओवरऑल तो देखो ये हो जाएगा Cu प्लस 2Ag इज इक्वल टू Cu2 प्लस 2Ag, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिल्वर जाके 2 है, या कॉन्सेंट्रेशन पे लगाना पड़ेगा पावर 2, तो जितना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उतनी पावर हमको लगानी होती है, ठीक है। अब वैल्यू ये दी है इस नॉट की 0.46 माइनस 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, कॉपर 2 दे रहा है और सिल्वर का जब हम बैलेंस करें तो 2 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लॉग कॉपर कितना है 10 की पावर -1, सिल्वर कितना है 10 की पावर -3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 0.46 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 और ये हो जाएगा 10 की पावर -3, सॉरी 2 है सिल्वर, तो हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 2 -6। तो जब -6 है ना 10 की पावर -6, तो ये -6 ऊपर आएगा तो +6 बन जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -1 प्लस 6, हो जाएगा 0.46 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 10 की पावर -5। देखो यहाँ पे लॉग की वैल्यू 10 की पावर -5 है, सॉरी +5, 10 की पावर वैल्यू +5 है, तो ये पावर नंबर बन के आगे जाएगा। लॉग 10 की पावर n जो होती है, लॉग 10 की पावर n जो होता है वो होता है n लॉग 10, और लॉग 10 1 होता है तो हो जाएगा n,
ठीक है, इन लॉग की पावर जितनी भी होती है वही नंबर बन जाता है। तो लॉग 10 की पावर 5 क्या बन जाएगा 5, तो 0.46 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 5। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.02 to the 4, 119, 2 9 18 and then 1 to 5 10 जाएगा 0.0295, तो जाएगा 0.46 माइनस 5 5 25 5 कैरी 5 9 45 47 7 4 कैरी 5 10 13 4 1 कैरी 0.1475। इसको अगेन माइनस करेंगे तो सॉरी तो लगभग आएगा 0.31 वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये आपका आंसर। चाहे तो नोट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 into 10⁻⁴ मोल मिथेनॉइक एसिड इज इतना, कैलकुलेट इट मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी कितनी दी है 2.5 into 10⁻⁴ इंटू 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है सॉरी कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2.5, कॉन्सेंट्रेशन है 2.5 into 10⁻⁴ और कंडक्टिविटी दिया है 5.25 into 10⁻⁵ ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो +4, तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5.25 into 10⁻², बिकॉज -5 ये -4 पाएगा +4, फिर प्लस माइनस 1 एंड देन ये +3, तो ये जाएगा डिवाइड बाई 2.5, तो जाएगा 525 बाय 2.5। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 250 इंटू 2 500 500 और 10 21 210 डायमंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो आगे आपकी कंडक्टिविटी सॉरी मोलर कंडक्टिविटी। अब आगे बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन में हमको मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल लिया हमने 210, मगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अभी हमारे पास है नहीं, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो कॉलरॉश लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कॉलरॉश लॉ जो मोलर कंडक्टिविटी होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, किसके बराबर होती है लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट HCOO माइनस, बिकॉज ये आयन डिसोसिएट करता है तो H प्लस, और क्योंकि मिथेनॉइक एसिड है ना, एसिड कोई भी हो जब वो डिसोसिएट करता है तो क्या बनाता है H प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे भी अगर वही मिथेनॉइक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, तो ये टूटेगा तो बनेगा H प्लस प्लस HCOO माइनस, है ना। तो ये होता है यहाँ पे देखो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है सम ऑफ उसकी इंडिविजुअल के या आयंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा H प्लस क्वेश्चन में दिया है 349.5 प्लस ये दिया है 50.5 और जो वैल्यू है 1 1 है दोनों, तो ये 1 ही रहेगा, तो हो जाएगा अल्टीमेटली 550 1 कैरी 40 1 कैरी 5 5 10 0 1 के 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जहाँ वैल्यू डाल सकते हैं 400 1060 कट गया 21/40, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 10 4 to the 8 then 2 20 4 5 the 20, तो 0.525 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, कोई यूनिट नहीं होती, तो बस वैसे लेना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, चाहे तो नोट कर लेना, अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ऑल इंडिया 2009 का है। बोला ए कॉपर सिल्वर सेल इज सेटअप, द कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन इन इट इज 0.1 मोलर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज नॉट नॉन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है कॉपर की दी हुई है 0.1 मोलर, और कॉपर इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मोलर। कॉपर ऑफ सिल्वर आयन हमको नहीं पता, ठीक है, शायद ये निकालना भी है। द सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड 0.44 वोल्ट, तो सेल पोटेंशियल जो है वो आया है 0.422 वोल्ट। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला हाँ डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, तो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो ई सेल नॉट जो होता है ये होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कितना दिया है
रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑब्वियसली कॉपर जो रिएक्टिव है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर का रिडक्शन होगा, तो 0.8 माइनस 0.34 तो हो जाएगा 80 34 और ये 6 40 तो 0.46 वोल्ट। ठीक है, तो हमको निकालना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। तो ठीक है, यूजिंग नर्स इक्वेशन, E cell is equals to E cell naught minus 0.059 by n लॉग ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, कॉपर बाय रिडक्शन यानी सिल्वर की पावर 2। ठीक है, इसको ई सेल दिया है क्वेश्चन में 0.422 इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 बाय एन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑब्वियसली 2 हो रहे हैं, कॉपर 2 + 2 और सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। लॉग कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 डिवाइड बाय सिल्वर की नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 0.422 माइनस 0.46 इज इक्वल टू माइनस 0.059। चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 0.02 टू द 4 एंड देन 1 2 9 द 18 एंड देन हाँ ठीक 5 तो 5। ठीक है, लॉग ये लॉग ए बाय बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी ए जी की पावर 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.44 प्लस माइनस माइनस 0.4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 3 एंड ये 0 और 2 8 0.0328 जगह माइनस 0.0038 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 0.0295 और लॉग डी की पावर में जगह -1 और लॉग स्क्वायर है तो वो सामने आ जाएगा -2 लॉग सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो जैसे -0.038 माइनस 0.0295। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.0295। ठीक है, प्लस में और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 0.059 है ना इंटू 2 और ये हो जाएगा लॉग ए जी। ठीक है, यहाँ से आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 0.038 सॉरी माइनस ये प्लस में ही रहेगा तो माइनस में माइनस 0.0295 इज इक्वल टू 0.059 लॉग ए जी। ठीक है, अब ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -0.0957 कैरी 6 0.675 इक्वल टू 0.059 लॉग ए जी। ठीक है, इसको अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो जगह लॉग मतलब उल्टा लिख देते हैं, लॉग ए जी इक्वल टू -0.0675 ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में 0.059 ये नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में देखो बस यहाँ पे ये नेगेटिव में था ना, अगर इसको हम इन्वर्स करेंगे तो यहाँ नेगेटिव है, ये प्लस बन गया, लॉग वाला क्या है नेगेटिव में, यहाँ पे क्या है नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम देखें माइनस लॉग या दोनों से माइनस माइनस हटा देते हैं, सिंपली कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो लॉग ए जी जो है वो कितना हो गया, तो जो हटाया 675 डिवाइड बाई 590 सॉल्व करें तो 590 1 ज़ा 590 बचेगा अराउंड 80 तो 1 ज़ा फिर अगेन 590 हो जाएगा देन 300 यानी 4 1.14 के आसपास आ रहा है। ठीक है, लॉग यहाँ से लॉग हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन निकालना सिल्वर की, लॉग इनटू में जाएगा तो लॉग इनवर्स बन जाएगा डिवाइड में यानी 1.14। तो लॉग इनवर्स निकालना आता ही है, ए जी इज इक्वल टू लॉग इनवर्स, इसको हम लिखते हैं लॉग देखो 1.14 लिखते हैं 1 प्लस 0.14। ठीक है, तो ए जी कितना हो जाएगा लॉग इनवर्स 1 होता है लॉग 10 की पावर 1 1 की वैल्यू लॉग 10 की पावर 1 और ये प्लस 0.14 ये होती है 0.3 होती है लॉग, तो लगभग 0. ये होता है लॉग 1 की वैल्यू। ठीक है, तो 1 से छोटा यानी 1.3 0.13 के आसपास आएगा, नहीं 1.3 के आसपास, क्योंकि बड़ा है ना, हाँ 1.3 के आसपास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली लॉग इनवर्स जो है हो जाएगा लॉग 1.3 लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, तो हो जाएगा लगभग लॉग इनवर्स ये लॉग 1.3 to 10 ये लॉग 13। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग कट ही जाएगा तो आंसर आ जाएगा 13 मोल। ठीक है,
13 मोल। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी जल्दी में करना पड़ा बिकॉज इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे लाइट की, तो बैटरी डाउन है मतलब कैमरा की, तो इसलिए जल्दी करना पड़ा। तो बस आज के इतने रखते हैं कि बिकॉज जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। नर्स इक्वेशन के भी हमने क्वेश्चन कर लिया, उसकी एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन कर लिया जैसे गिब्स एनर्जी वगैरह, और उसके बाद फिर हमने मॉलर कनेक्टिविटी के क्वेश्चन कर लिए, कुछ थियोरेटिकल चीज़ें भी देखी है, और सेल्स के टाइप भी कवर कर लिए, पैराडाइज लॉ की जो वो हैं न्यूमेरिकल्स, कितना कॉन्सेंट्रेशन डिपॉजिट होता है वो सब भी कर लिए। यानी जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो हमने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, आपसे जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं मैसेज कीजिए, देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सो बस आज के इतने रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।